हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है नेहा सोनी और आज हम पढ़ रहे हैं वो है हफमैन एल्गोरिदम। ओके, ये बेसिकली है डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का जो है डिप्लोमा और V4 सेम पे। हफमैन एल्गोरिदम पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जो बेसिक है वो है जिसके बेसिस पे ये बना है वो है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। मतलब कोई भी एक ट्री का अगर हमको लेंथ निकालना है, पाथ लेंथ फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे उसको। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। मतलब अगर मैं एक ट्री ले रही हूँ, एक ही ट्री से मेरे को उस लेंथ के अलग अलग नंबर्स मिल रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट लेंथ किसका होगा, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, किसकी कोडिंग हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके बेसिस पे है। सपोज हफमैन कोडिंग अगर एक डिस्क्रिप्शन पे जाऊँ, शॉर्ट पे जाऊँ, तो अगर मुझे कोई डेटा अपने फाइल या अपने मेमोरी पे स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, आइदर उसको हम क्या करते हैं स्मॉल साइज पे कंप्रेस करके रखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं कंप्रेस करके। ओके, कुछ डेटा की फाइल बहुत बड़ी रहती है, अपन अलग अलग तरीके से साइज में डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं अलग अलग साइज पे स्टोर करने के लिए। तो वही बात है, जो मिनिमम आपका स्पेस ले रहा है, मिनिमम आपका पाथ फॉलो कर रहा है, वो चीज को स्टोर करने पे ज्यादा इजिली अवेलेबल हो। एक ही डेटा को हम बहुत सारे तरीके से स्टोर कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि साइज और इजिली फाइंड आउट करना, डेटा रिट्रीव करना सबसे ज्यादा इजी किसमें होगा। तो इन सब चीजों को क्या करना रहता है, ध्यान पे रखते हुए ये हफमैन कोडिंग का हम पार्ट आया है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो है आपका पाथ लेंथ। पाथ लेंथ अब क्या होता है कि हमको सपोज एक पार्ट से, मतलब आपके पास एक पूरा ट्री दिया हुआ है, उस पूरे ट्री का हमको लेंथ, पाथ का लेंथ निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए जो कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस क्लास पे, एक बार और उसको हम रिवाइज करते हैं। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या होता है कि इसको हम टू ट्री भी बोलते हैं। एक ऐसा ट्री जो कंप्लीट बाइनरी ट्री के कंसेप्ट पे है, एक ऐसा ट्री जिसको हमको कंप्लीट करना है। ओके, आपके पास गिवन नोट्स दिए हुए हैं, बट जो नोट्स आपके कंप्लीट नहीं है, नोट्स कंप्लीट नहीं, आइदर अ नोट कैन हैव अ 0 चिल्ड्रन और आइदर उसके पास क्या रहेगा 2 चिल्ड्रन होंगे। तभी के केस में आपका क्या रहेगा, ट्री क्या कहलाता है, कंप्लीट ट्री कहलाता है। तो हमको ये चीज देखना है कि जो नोड आपका कंप्लीट नहीं है, मतलब अगर उसके 2 चिल्ड्रंस कंप्लीट नहीं है, तो हमको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है यूजिंग अ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। क्योंकि हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। अगर हम यहाँ एक एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया, सॉरी एक ट्री बनाया है। ये जो सर्कल वाला पार्ट है, दिस सर्कल वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं इंटरनल नोड्स। हम क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल नोड्स। तो ये देखिए आपका इस पर्टिकुलर रूट नोड से आपके 2 नोड गए हैं, इस पर्टिकुलर नोड पे आपका एक भी नोड एक्स्ट्रा नहीं था। ओके, तो हमने क्या किया, उसके 2 चिल्ड्रंस बनाए और वो आपका रिप्रेजेंट हो गया बॉक्स से। ओके, ट्री को आप कंप्लीट करते हैं, जो भी आपका जो ट्री रहता है जिसके 0 चिल्ड्रंस रहते हैं उसको, जिसके एक भी चिल्ड्रन नहीं रहते उसको 2 चिल्ड्रंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये पर्टिकुलर नोड है, इस नोड का एक भी चाइल्ड नोड नहीं था, हम उसको क्या किए, एक्सटेंड किए और एक्सटेंड करके उस पर्टिकुलर नोड को स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो सर्कल शेप है वो आपको बताता है इंटरनल नोड्स ऑलरेडी प्रेजेंट, और जो हम उसको कंप्लीट करते हैं यूजिंग एक्सटर्नल नोड्स वो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर से। तो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री का कंसेप्ट यही है कि आपको एक ट्री को कंप्लीट करना है यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोड। इंटरनल आपका बाय डिफॉल्ट गिवन रहता है ट्री का, बट एक्सटर्नल नोड्स आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर ट्री को आप कंप्लीट करते हो एक्सटेंड करके। ओके, तो द नोड्स विद 0 चिल्ड्रंस, ओके, द नोड्स विद 0 चिल्ड्रंस दैट आर कॉल्ड एक्सटर्नल नोड्स। अब यहाँ पे देखिए आप इसको एक्सटेंड किए तो इसका और चाइल्ड नोड हम क्रिएट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्सटर्नल नोड्स। और क्या बोल रहा है, द नोड्स विद 2 चिल्ड्रन आर कॉल्ड इंटरनल नोड्स।
जो नोड्स के 2 चिल्ड्रंस हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल नोड्स। तो इस तरीके से हम एक्सटेंड बाइनरी ट्री का कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब देखते हैं इन जनरल, है ना, अगर मुझे पर्टिकुलर इस ट्री का नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितने हैं, एक्सटर्नल नोड्स कितने हैं, विदाउट ये जो स्मॉल ट्री है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सपोज नहीं हो पाता, अगर कोई बड़ा सा डिस्क्रिप्शन वाला ट्री दिया है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे होता है कि नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, दैट इज एन आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर, और ई जो सबस्क्रिप्ट में है दैट रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल नोड्स, और इंटरनल नोड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन आई से। ओके, देन आपका एक्सटर्नल नोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन इज इक्वल टू एन आई प्लस 1। अगर इस एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपके इंटरनल नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, मतलब टोटल इंटरनल नोड्स कितने हो गए आपके 6। तो यहाँ एन आई हो गया 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, मतलब आपके टोटल एक्सटर्नल नोड्स अगर मुझे पता करना है पर्टिकुलर ग्राफ ट्री का तो कैसे निकालूंगी, एन ई इज इक्वल टू एन आई प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे देखो 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। तो इस तरीके से अगर मुझे कितने नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट हैं पर्टिकुलर ग्राफ पे तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर सपोज मेरे पास एक नॉर्मल अगर मैं बोलूँ एक ट्री है, ओके, ट्री के साथ एक्सटर्नल नोड्स हैं, उसके साथ हम कुछ वेट दे देते हैं। ओके, वेट क्या होता है, सब अभी मैंने इन जनरल वाली ट्री की बात की थी जिसका हमने एग्जाम्पल देखा, उसमें क्या था, जो आपके एक्सटर्नल नोड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे स्क्वायर से, और जो आपके इंटरनल नोड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे आपके सर्कल से। ओके, तो जो एक्सटर्नल नोड्स हैं उसके साथ सपोज एक ट्री में जनरेट करती हूँ और उसमें मैं वेट डाल देती हूँ। ओके, लाइक दिस, है ना, ये देखिए आप यहाँ पे, ये मेरे पास एक ट्री है, ये आपका सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल नोड्स और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल नोड्स। ओके, तो इस एक्सटर्नल नोड्स पे मैं क्या कर रही हूँ, वेट पुट करती हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे 2 3 5 11। इस सेकंड वाले ग्राफ पे देखिए आप ट्री पे, यहाँ पे भी मैंने एक्सटर्नल नोड्स पे कुछ वेट डाला है और सिमिलरली यहाँ पे भी डाला है। अब सपोज मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर इस ट्री का पाथ लेंथ निकालना है। पाथ लेंथ अभी तक हमने बात किया था कि अगर मुझे सिंपल लेंथ, नंबर ऑफ नोड्स इंटरनल और एक्सटर्नल कितने हैं, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे एन आई दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स और एन ई दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड्स। अब हम यहाँ पे पाथ निकालना है पर्टिकुलर इस ट्री का, तो हम कैसे निकालेंगे, उस केस में क्या होता है, पाथ लेंथ फाउंड करने के लिए हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज पी रिप्रेजेंट पाथ लेंथ। पाथ लेंथ इज इक्वल टू W1 L1 प्लस W2 L2 प्लस अप टू WN LN। W क्या है, आप W कुछ नहीं है, वेट है जो हमने एक्सटर्नल नोड्स पे पुट ऑन किया है, नॉन नेगेटिव वेट्स दैट इज 2 3, ये जितने वेट्स हैं वो आपका क्या है, वेट्स कहलाएगा, और L आपका क्या बता रहा है, लेंथ। ओके, सपोज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका रूट नोड आपका कौन से पोजीशन पे है, अभी आपका ये 0 पे है, नेक्स्ट आपका 1 पे है, उसके बाद 2 पे, इस तरीके से आपका जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाते रहता है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये 0 में है, ये 1 लेवल पे है, ये 2 लेवल पे है, ये आपका 3 लेवल पे है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, पाथ लेंथ हमको फाउंड करना है। तो सपोज अगर इस पर्टिकुलर मेरे को ट्री का पाथ लेंथ निकालना है तो आप क्या लिखोगे, P इज इक्वल टू W1 L1। ओके, ये आपका पहला है। ओके, 2 है आपका क्या है, वेट है, दैट इज 2, और बोल रहा है L1 मतलब लेंथ आपका, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट 0 पे है, ये वाला 1 पे है, तो ये आपका क्या है, 2 पे है। तो 2.2 प्लस 3.2 प्लस 5.2 प्लस 11.2, ये सारे वैल्यूज आपके लेवल कौन से पे है, 2 पे है, तो ये पूरे वैल्यूज आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, .2 से। ओके, तो ये क्या हो गया, 2.2 4 हो गया, 4 प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 11 इंटू 2 22,
22 प्लस अगर 10 करेंगे तो आपका हो गया 32, 32 प्लस 10 हो गया आपका 42। तो इस पर्टिकुलर हम ट्री की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर ट्री का पाथ लेंथ आपका कितना निकला 42। सिमिलरली अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्री का पाथ लेंथ निकालती हूँ तो सबसे पहले ये 1 और 2 लिखते हैं। 2 आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका लेवल क्या है 1, तो 2 इंटू 1 पाथ लेंथ उसका हो गया। फिर हो गया 11 इंटू 2 प्लस उसके बाद आपका आ गया 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा 2 प्लस 22 प्लस 3 3 इज 9 और ये आपका 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। ओके तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 22 प्लस 2 24, 24 प्लस आपका 9 हो गया 33, 33 प्लस 15 हो गया आपका 48। ओके अब सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे इस ट्री का साइज ओके और इस ट्री का साइज सिमिलर है, बट क्या देखते हैं दोनों का पाथ लेंथ सेम आ पाता है क्या। ओके अगर इसका पाथ लेंथ निकालें तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 1 ओके देन 5 इंटू 2 देन आपका ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई 11 प्लस 10 प्लस 2 3 6 प्लस 9। तो ये ओवरऑल वैल्यू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 10 21, 21 प्लस 9 आपका हो गया 30, 30 प्लस 6 36। आप देखेंगे कि दोनों ट्री का साइज सेम है। ओके दोनों ट्री का साइज सेम है, बट जब बात आती है पर्टिकुलर ट्री की पाथ लेंथ की तो दोनों का पाथ लेंथ डिफरेंट है। ओके जो पाथ लेंथ की वैल्यू है दोनों की डिफरेंट है। तो इससे क्या होता है कि अगर मेरे को कोई एक मैसेज किसी को भेजना है, इट डिपेंड्स कि आप कौन से टाइप से भेजना चाह रहे हो, उसको कंप्रेस कितना करना चाह रहे हो, ये वैल्यू डिपेंड्स करती है आपको हर चीज़ को बेटर वे पे रखने के लिए। तो उस कंसेप्ट पे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हफमैन कोडिंग। हफमैन कोडिंग में हम क्या करते हैं, हम ट्री को जो बनाते हैं वो हम क्या करते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम नहीं करते। ओके बॉटम टू टॉप अप्रोच पे हम काम करते हैं। जैसे ये आपके जितने कंसेप्ट बने हैं ये टॉप टू बॉटम है, बट हफमैन पे हम जब बनाएंगे हम क्या करेंगे वैल्यूज को ऐड करेंगे। जो वेट है आपके पर्टिकुलर एक्सटर्नल नोड्स के उसको हम क्या करेंगे मिनिमम 2 वैल्यू। सपोज मेरे पास 10 डेटा एलिमेंट्स है पर्टिकुलर ट्री पे, अब हम क्या कर रहे हैं उस 10 डेटा एलिमेंट्स में जो मिनिमम वैल्यूज है उनको हम ऐड कर रहे हैं और उनको ऐड करते करते हम बॉटम से टॉप की वैल्यूज पे प्रोसीड कर रहे हैं। आइए उसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे। ओके तो अब हफमैन एल्गोरिदम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम क्या हो रहा है कि सपोज मेरे पास वेट दिया है W1 एंड W2 आर द 2 मिनिमम वेट्स अमंग कहाँ से कहाँ तक। आपके पास एक पर्टिकुलर ट्री दिया है उसमें आपके बहुत सारे एक्सटर्नल नोड्स हैं और उसमें से हमको क्या करना है जिसके 2 वैल्यूज निकालनी हैं जो मिनिमम वेट्स कंटेन करके रखेंगे, उसको हमको क्या करना है ऐड करना है और एक सब ट्री फॉर्म करना है। ओके सपोज मेरे पास 2 वेट मिनिमम दिए हैं तो मैं उसका ऐसे इस तरीके से सब ट्री जनरेट करूंगी। तो एक एग्जांपल देते हैं ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। सपोज मेरे पास डेटा आइटम है ABCDEFGH और मेरे पास पर्टिकुलर डेटा आइटम्स के वेट दिए गए हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअली आपके पास वेट दिए हुए हैं। ओके अब हमको क्या करना है हफमैन ट्री जनरेट करना है। हफमैन ट्री कैसे जनरेट करेंगे, ये अप्रोच मैंने बताया था बॉटम से टॉप अप्रोच है। तो हमको एक सब ट्री जनरेट करना है 2 मिनिमम वेट लेके। अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करूँ तो हमारे पास अभी मिनिमम वेट कौन कौन सा है, एक बी का है। देखो बी और एच दोनों इक्वली वेट कंटेन करके रखें दैट इज 5 और आपके पास ई की वैल्यू कंटेन है वो है 2। अब यहाँ पे हम अगर जाते हैं हम आइदर बी इसलिए पहले ले रहे हैं क्योंकि अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाए पहले हमारे पास ये वाला भी 5 वैल्यू है तो हम इसको कैरी करेंगे, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट वाला। अगर उसकी बात करूँ तो आप क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंने सारे वैल्यूज लिख लिए दैट इज 22 मैंने वैल्यू पहले लिखा है, फिर उसका वो डेटा आइटम का नाम, ये आपका वेट है फिर डेटा आइटम। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 वैल्यू है इसको मैंने क्या किया है ले लिया और एक सब ट्री जनरेट करी। यहाँ पे 5 + 2 = 7। ओके W1 + W2 ये हमको करना था, 5 + 2 = 7। यहाँ पे हमारे क्या हो गया सब ट्री जनरेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका था पहला स्टेप।
अब हमको क्या है दूसरा स्टेप, अब हमको करना है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में अगेन सेम प्रोसीजर होगा, तब तक प्रोसीजर होगा जब तक आपका ट्री कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके पास 22, 11, 19, 11, 25 और 5। अब आपको क्या करना है, 2 मिनिमम वेट देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मिनिमम वेट में एक है 7 और एक है आपका ये 5। हमको क्या करना है, अब एक सब ट्री जनरेट करना है। तो यहाँ पे आपका आ गया 22A, ये आपका हो गया 11C और उसके बाद हो गया आपका यहाँ पे 7 + 5 = 12 और ये आपका हो गया एक 7 और ये हो गया आपका 5 के साथ जो डेटा एलिमेंट है वो है H और 7 के साथ जो डेटा एलिमेंट अटैच है वो है आपका 2E और ये है आपका 5B। ओके, बाकी रेस्ट आपका एज इट इज रहेगा, दैट इज 19B, 11F और ये आपका हो गया 25G। ये बाकी रिमेनिंग ऐसे रहेंगे और इस तरीके से हमको क्या करना है, सब ट्री जनरेट करना है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या हम ऐड करेंगे इसमें। अब हमको अगेन चेक करना है 2 मिनिमम वेट कौन से हैं। ओके, 2 मिनिमम वेट कौन से हैं। इसके बाद जो है वो है आपका एक है आपका 12 है और 2 11 पे है। तो हमको क्या करना है, जो 2 11 पे है वो वैल्यूज को लेना है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया 22A, ये एज इट इज हो गया। 2 11 मतलब 11 + 11 = 22 और इसके साथ जो वैल्यूज आपके आ जाएगी 11C और ये आपका जो डेटा एलिमेंट अटैच है जिसके साथ वैल्यू 11 है दैट इज 11F। ओके, और यहाँ पे आपका आ गया है 12 के साथ 2 वैल्यू अटैच है, एक है आपका 7 और दूसरा है आपका 5H और ये 7 अटैच है आपके 2 डेटा वैल्यूज के साथ। आपका ये है 2E और ये आपका है 5B। ओके, 5B और यहाँ पे आपका रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या बचा है, वो है आपका 19B और इसके बाद आपका बचा है वो है 25G। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, अपना क्या है हुफमैन ट्री जनरेट करना है और आपको फिर वैल्यूज कैसे उसका इक्विवेलेंट होगा ये चीज आपको पता चल जाएगी। तो देखते हैं लास्ट का जो ट्री बनता है वो कौन सा है। अगर मैं लास्ट में जाऊँ तो लास्ट का ट्री आपका कैसा बनेगा वो देख लेते हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 के बाद आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 44 और यहाँ पे अब आपकी वैल्यू आएगी वो है 56। इस 44 के साथ जो वैल्यू आपकी ऐड है वो है 22A और 22A के साथ जो नेक्स्ट है वो है आपका 22 जो दोनों 11 वाली वैल्यू से बनी थी वो है आपका 11F और 11C। ओके, 11F और ये है आपका 11C और उसके बाद ये है आपका 25G और इसके साथ जो वैल्यू अटैच है वो है आपका 31 के साथ यहाँ पे है आपका 19B और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू अटैच है वो है आपका 12 बना था, 12 के साथ आपका अटैच हो रहा है यहाँ पे 5H और यहाँ पे आपका हो रहा है 7 के साथ आपका जुड़ा है 2E और यहाँ पे आपका 5B। तो ये हमारा जो हफमैन जो हमारा जो बना लास्ट में ट्री जो है डेटा आइटम्स दिया हुआ है पर्टिकुलर और हमको अगर ट्री जनरेट करना है यूजिंग हफमैन कोडिंग तो हम इस तरीके से जनरेट करेंगे बॉटम से टॉप अप्रोच में। ओके, इससे क्या है कंफ्यूजन नहीं होगा, कोडिंग आपकी सब समझ में आ जाएगी, पाथ लेंथ आप इक्वली बना पाएंगे। ओके, अब बात आती है इसमें अगर अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो क्या होता है, कोडिंग पे आपका सबसे ज़्यादा काम करता है। एप्लीकेशन क्या हो जाएगा कि अगर आपको मैसेज ट्रांसफ़र करना है, ओके, तो आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करना है। 0 और 1 के फॉर्म पे आपका कंप्यूटर काम करता है, तो आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करना है। तो आप पर्टिकुलर मुझे एक डेटा एलिमेंट, ओके, एक डेटा आइटम सेंड करना है, तो उसको मैं कैसे पोजीशन बताऊंगी, किस पोजीशन पे। तो हफमैन कोड के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट बिट है, जो लेफ्ट
लेफ्ट पार्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, और जो राइट साइड है पर्टिकुलर नोड का लेफ्ट पार्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, और पर्टिकुलर नोड का जो राइट पार्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे राइट से। जैसे अगर मैं इसमें करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 0 1 0 1 0 1, ओके 0 1 0 1 0 1, फिर अगेन आपका ये 0 1। अब मैं पर्टिकुलर बोल रही हूँ कि मुझे ए, ओके पर्टिकुलर इस ए का सीक्वेंस चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ए का लेंथ क्या हो गया रूट नोड के हिसाब से 0 0, ओके। उसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ एफ, ओके एफ की बात कर रही हूँ तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 0, तो ये हो गया 0 1 0। अब यहाँ पे सी की बात करूं तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 0 1 1 0। उसके बाद सिमिलरली जी की वैल्यू निकालो 0 1 0 1। उसके बाद आपकी ई की वैल्यू निकल रही है, ई की वैल्यू देखो 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1, ओके। देन आपके पास बी है, बी की वैल्यू क्या आ रही है 1 0 0 1 1, ओके। और डी की वैल्यू अगर करें तो 1 1 1, ये 1 1 1। तो हम क्या है अपने सीक्वेंस की अलग अलग कोडिंग कर सकते हैं, और डेटा ट्रांसमिट करने के लिए सबसे ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपके बिट कितने लग रहे हैं उसके हिसाब से आपका डेटा कंप्रेस करने पे ये अलग अलग सीक्वेंस है वो मेंटेन होता है। तो ये एप्लीकेशन है हफमैन कोडिंग का कि हम सीक्वेंस मेंटेन कर पाते हैं 0 और 1 के फॉर्म पे। हम बिट्स को अपने सेव करते हैं, पर्टिकुलर नोड का जो लेफ्ट पार्ट है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो राइट पार्ट है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप हफमैन ट्री कैसे जनरेट करते हैं वो आप लोग को समझ में आया हो, कि आप इसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच ना करके बॉटम टू टॉप अप्रोच से ट्री सब ट्री जनरेट करते करते एक पर्टिकुलर ट्री फॉर्म करते हैं। डेटा सीक्वेंस करने में जो डेटा ट्रांसमिशन है जरूरी नहीं कि सबका एक जैसा हो, क्योंकि अगर ए बी सी अगर हेक्साडेसिमल वैल्यूज में हम बात करें तो सबका आस्की कोड अलग हो जाता है, तो जरूरी नहीं कि उसी आस्की कोड पे आपकी वैल्यूज डिलीवर हो। तो हम क्या करते हैं अपने खुद के कोड जनरेट करते हैं फॉर डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ओके। हम अपने खुद के कोड जनरेट करते हैं। कोड जनरेट करने के लिए जो आपका बिट्स फॉर्म है वो 0 और 1 के फॉर्म पे रहेगा। अब पर्टिकुलर मुझे ए डेटा एलिमेंट को सेंड करना है तो उसका जो कोड फॉर्म हुआ है वो 0 0। इस तरीके से हम अपने हिसाब से कोड का सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं और डेटा इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू दूसरा पार्ट, ओके। थैंक यू।